हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश दत्ता। आज का हमारा क्वेश्चन है अनबाउंडेड नैपसैक। इससे पहले हमने 01 नैपसैक किया था और उस पर 2 प्रॉब्लम्स की थी। ठीक है, तो अगर आपने पहले वो नहीं देखा तो आप वो पहले देख सकते हैं वीडियो मेरी, क्योंकि वो अगर आता होगा तो ये भी काफ़ी आसान हो जाएगा। अब क्या है कि नैपसैक और अनबाउंडेड नैपसैक, इसका मतलब क्या हुआ? नैपसैक जस्ट एक बैग सा होता है, ये रिच वाला बैग बना दिया। हाँ। तो ये नैपसैक एक बैग है। हमें क्या है कि एक वेट दिया होगा कि ये नैपसैक कैन होल्ड मैक्सिमम वेट ऑफ W। ठीक है, हमें कुछ वेट्स दिए हैं और उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज दिए हैं। मतलब ये आइटम्स हैं, ये आइटम 1, आइटम 2, आइटम लेके n तक आइटम्स हैं। वी हैव टू चूज सम आइटम्स कि वो आइटम्स हम इसमें प्लेस करें ताकि वेट, जैसे मैंने ये आइटम चूज कर ली, ये चूज कर ली, ये चूज कर ली, तो क्या है कि समेशन ऑफ जो मेरा वेट है, इन तीनों का वेट क्या हो गया 8। तो जैसे मान लो इसका वेट होता है 9 बैग का, तो इन तीनों का वेट है मेरा 8। हाँ, ये तीनों आइटम्स मैं बैग में रख सकता हूँ। और क्या कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5 + 6 11। तो ये जो वैल्यू है हमें उसको मैक्सिमाइज करना है। जो आइटम्स हम इस नैपसैक में डालेंगे उसकी जो वैल्यू है हमें उसे मैक्सिमाइज करना है विद द कंस्ट्रेंट की जो समेशन ऑफ वेट है वो लेस देन W होना चाहिए जो आइटम्स को हम चूज करें। ये 01 नैपसैक एंड अनबाउंडेड के लिए सेम चीज थी, बट डिफरेंस क्या आता है इसमें क्या है कि हम एक चीज को एक से ज्यादा बार भी चूज कर सकते हैं। मान लो कि हमें लग रहा है कि ये जो आइटम है 1 वाली, इसका वेट कम है बट वैल्यू ज्यादा है, तो हम 1 वाली आइटम ज्यादा लेंगे। मैं सारी ही 1 वाली आइटम्स ले लूँ तो मेरा वैल्यू क्या बन जाएगी? मैं 9 आइटम्स ये वाली ले लूँ तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी? समेशन ऑफ वैल्यू 9 × 2 18। तो ये है अनबाउंडेड नैपसैक की, या तो मैं ये एलिमेंट एक बार ना लूँ या एक बार लूँ या उससे ज़्यादा भी हो सकता हूँ। मतलब हर एक एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कितनी भी बार ले सकता हूँ। बट 01 नैपसैक में क्या था कि हर एक एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी थी या तो वो 0 होगी या तो वो 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। बट इसमें वो कंस्ट्रेंट नहीं है, हम एक से ज़्यादा बार भी ले सकते हैं। अब क्या है कि उसमें और इसमें क्या चेंज आएगा? हमें क्या है कि हर एलिमेंट पे एक डिसीजन लेना है। ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है मेरा इंक्लूड एक्सक्लूड के। इंक्लूड का मतलब है कि मैं कोई पर्टिकुलर आइटम को इंक्लूड करूंगा, एक्सक्लूड मतलब मैं वो पर्टिकुलर आइटम को नहीं इंक्लूड करूंगा। इसमें क्या है कि मैं एक एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स इंक्लूड कर सकता हूं, तो मैं इसे कह सकता हूं दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल इंक्लूड या एक्सक्लूड। अब क्या है कि मेरे को हर एक पॉइंट पे डिसीजन लेना है, तो हर एक पॉइंट के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं, या तो मैं उसे इंक्लूड करूं या ना इंक्लूड करूं, मतलब या उसे मल्टीपल टाइम्स इंक्लूड करूं या ना करूं। तो इनिशियली मालूम मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं था, ये मेरा नैपसैक है, बनाया सेट है बट नैपसैक है। तो इसमें क्या है कि हमें फर्स्ट टाइम कोई भी एलिमेंट पे डिसाइड करना है, चाहे मैं आगे से डिसाइड करना शुरू कर लूँ चाहे मैं पीछे से। तो मान लो कि मैं पीछे से एलिमेंट डिसाइड करूंगा, क्योंकि अगर मैंने 3 पे अगर डिसीजन ले लिया तो उसके बाद मेरे पास ये वाले लास्ट एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो मान लो कि मैंने 3 पे डिसाइड करना है कि मेरे को 3 को इंक्लूड करना है कि नहीं, तो 2 ही रास्ते हैं, या तो 3 को इंक्लूड करूं मैं या एक्सक्लूड करूं। ठीक है, मान लो कि इसका वेट था मेरा 5, तो मैं इसे इंक्लूड कर सकता हूं। हाँ, तो मैंने 3 को इंक्लूड कर दिया। 3 को इंक्लूड कर दिया मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मेरी ऐड हो जाएगी। तो मेरी वैल्यू क्या बन गई मेरी 2 और वेट रह गया मेरा 2। ठीक है, वैल्यू बन गई 2, हाँ वेट रह गया मेरा 2। एक्सक्लूड कर दिया तो मतलब मैंने 3 को इंक्लूड ही नहीं किया। अब क्या है कि जब मैंने इस स्टेज पे पहुंच गया, अब मेरे पास क्या है कि यहाँ पे सिर्फ n-1 एलिमेंट्स के लिए चॉइसेस हैं इसके बाद से, क्योंकि एक एलिमेंट पे तो मैंने डिसाइड कर लिया 3 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। मतलब यहाँ पे जब मैं पहुंचा हूँ 3 मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो आज के मतलब इसके नीचे जितना भी है उधर 3 का ही आएगा भी नहीं ये वाला। बट क्या है कि यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिया 3 को, तो क्या है कि मैं दोबारा फिर से इंक्लूड कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फिर n एलिमेंट्स की चॉइसेस आएंगी। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मैं इसे फंक्शन की फॉर्म में लिखूं तो मेरा क्या है कि अनबाउंडेड नैपसैक है। अनबाउंडेड नैपसैक किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो है कि नंबर ऑफ आइटम्स कितनी बड़ी हैं। ठीक है,
दूसरा है कि वेट, मेरा टोटल वेट कितना है अभी। अब क्या है कि मैं एक के एलिमेंट पे डिसाइड कर रहा था कि उसको इंक्लूड कर रहे हैं नहीं, आई एम डिवाइडिंग इनटू सब प्रॉब्लम्स। तो जैसे मैंने इस पॉइंट पे 3 को डिसाइड किया था कि इंक्लूड करना है या नहीं, ठीक है। तो अगर n एलिमेंट्स है तो मैं क्या है कि चाहे फर्स्ट एलिमेंट पे डिसाइड कर लूँ चाहे लास्ट पे, बट अगर मैं जैसे लास्ट पे डिसाइड किया तो मेरे पास क्या था, फिर 0 से लेके n-2 एलिमेंट्स तक रह जाएंगे, ये 0 से लेके n-1 एलिमेंट्स तक थे। मतलब मैं स्टार्ट चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एंडिंग पीछे पीछे जा रही हूँ, तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो अब क्या है कि मैं लास्ट 0 से मेरा n एलिमेंट्स है, तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, n-1। तो मैं लास्ट एलिमेंट पे डिसाइड कर रहा हूँ कि क्या मैं उसे नैपसैक में डालूंगा या नहीं, ठीक है। तो अगर तो मैं नैपसैक में डालूंगा, ये होगी इंक्लूड की स्टेट। अगर तो मैं उस एलिमेंट को नैपसैक में डालूंगा, ये जो लास्ट एलिमेंट है इसको मैं नैपसैक में डालूंगा, तो इसका मतलब है कि एलिमेंट्स तो मेरे फिर n ही रहेंगे। अगर मैं n-1 कर दूंगा इधर, तो इसका मतलब है कि मैं लास्ट वाला एलिमेंट दोबारा नहीं ले सकता, अब सिर्फ मैं n-1 एलिमेंट्स पे डिसाइड करूंगा। n एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि वी कैन इंक्लूड दैट मल्टीपल टाइम्स। 0-1 नैपसैक में यहाँ n-1 था, बट क्या है कि एलिमेंट को मैंने इंक्लूड कर दिया तो उसका वेट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे इसका वेट था, कैपेसिटी थी W, तो मैंने ये वाला एलिमेंट बीच में डाल दिया, तो बैक का जो रिमेनिंग वेट है वो कितना रह जाएगा, W माइनस वेट ऑफ लास्ट आइटम, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि n एलिमेंट से जो करंट एलिमेंट है उसको डालने के बाद जितना वेट बच गया उससे मैक्सिमम कितना रिजल्ट आ जाएगा। इसमें मैं क्या है कि इसकी वैल्यू भी तो डालूंगा, मेरे को वैल्यू ही तो मैक्सिमाइज करनी थी कि हर एक एलिमेंट की, तो ये वाली चीज़ मैंने डाली, उसकी वैल्यू मैं ऐड कर दूंगा, वैल्यू ऑफ n-1। सो दिस विल डिनोट्स कि मैंने एक एलिमेंट को इंक्लूड कर दिया, उसके बाद मेरी सब प्रॉब्लम क्या बनी इंक्लूड करने के बाद। या क्या हो सकता है कि मैं एक्सक्लूड करूं, एक्सक्लूड करने का मतलब है कि मैं वो एलिमेंट को इंक्लूड ही नहीं किया, तो टोटल n एलिमेंट से 0 से लेके n-1, तो मैंने ये वाला एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया, तो इसका मतलब है कि जो मेरे नेक्स्ट एलिमेंट्स रह जाएंगे, जो चॉइस बचेगी वो n-1 एलिमेंट्स पे रह जाएगी, और वेट एज इट इज ही, क्योंकि मैंने एलिमेंट डाला नहीं तो वेट कम नहीं होगा, ना ही वैल्यू ऐड होगी। तो ये 2 सब प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कोई भी है, मेरी जो मेन प्रॉब्लम है n एलिमेंट्स की, हमने उसे 2 पॉइंट्स पे डिवाइड कर दिया, इस एलिमेंट को डिसाइड करके कि इसको मैंने इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। तो अब क्या है कि चाहे इंक्लूड करूँ चाहे एक्सक्लूड करूँ, जोन सा रिजल्ट मेरे पास ज़्यादा आएगा, चाहे कोई एलिमेंट को इंक्लूड करके ज़्यादा आ रहा है या एक्सक्लूड करके, जोन सा ज़्यादा आएगा उसको हमने रिटर्न कर देना है। दैट वुड बी अवर फाइनल आंसर। तो इधर मेरा क्या बन जाएगा कि मेरे को मैक्सिमम ले लेना है इन दोनों चीज़ों का, ठीक है। अब क्या है कि बस ध्यान ये रखना है कि अगर मेरी ये चीज़, बीच वाली चीज़, ये जो है, अगर मेरा कोई जैसे मान लो कि वेट था 5 और जो n एलिमेंट्स है ये, इसमें जो लास्ट एलिमेंट है उसका वेट है मान लो 9। अब क्या है कि वेट तो 9 है, बट बैक का वेट मेरा क्या है 5 है, तो क्या है कि वो एलिमेंट को मैं वैसे ही कंसीडर नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या है कि मैं एक्सक्लूड ही करूँगा, उस केस में इंक्लूड का ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या है कि अगर मैं इसे लिखना चाहूँ मेन पार्ट को, तो वो क्या आएगा मेरा, इफ लास्ट एलिमेंट का वेट अगर मतलब उसे सब्ट्रैक्ट करके ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो मतलब क्या है कि फिर ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि उसे इंक्लूड करने के नहीं। अगर ये चीज़ मेरी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है कि लास्ट वाला वेट है जो वो बैक के वेट से बड़ा है, तो वो अगर लास्ट वाला वेट बैक से बड़ा है तो हम बैक में तो वैसे ही नहीं डाल सकते उसे। तो अगर तो ये चीज़ हो रही है तो ही मैं इंक्लूड या एक्सक्लूड करूँगा, एल्स मेरे को क्या है कि फिर एक्सक्लूड ही करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट आइटम बड़ी है मेरी, तो एल्स एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इंक्लूड एक्सक्लूड में क्या आएगा मेरा, फिर रिटर्न मैक्सिमम ऑफ दिस पार्ट। मान लो कि फंक्शन का नाम था uk, तो रिटर्न मैक्सिमम ऑफ uk ऑफ n w माइनस वेट ऑफ n-1 एंड uk ऑफ प्लस आएगा साथ में प्लस वैल्यू ऑफ n-1 और uk ऑफ n-1 एंड वेट। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे। अभी मैंने डीपी नहीं लगाई,
बेसिक ये रिकर्शन लिख रहा हूँ, एल्स नहीं तो मेरे पास चॉइस क्या थी, मेरे को सिंपली रिटर्न कर देना था uk ऑफ n-1 एंड w, क्योंकि क्या है कि एलिमेंट का वेट ही बड़ा था तो मैं उसे इंक्लूड ही नहीं करूँगा। इसके साथ में बाकी चीज़ें भी होंगी, वेट वाला एरे होगा, वैल्यू होगा, वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि वो तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रह रहा है। तो मेरा मेन रिलेशन ये बन गया, ये मेरा मेन रिलेशन बन गया, ठीक है। अब क्या है कि यहां से मैं चाहे मेमोराइजेशन लगाऊं, चाहे मैं यहां से एक मेमोराइजेशन या डीपी टेबल बना लो, टेबुलेशन बना लो। मेरे पास क्या है कि जब रेकरेंस रिलेशन आ गया तो उसके बाद तो काफ़ी आसान हो जाता है काम, चाहे मैं मेमोराइजेशन लगा लूँ चाहे मैं टेबुलेशन लगा लूँ, ठीक है। बट एक बार बेस केस देख लेते हैं। बेस केस क्या होता है कि स्मॉलेस्ट इनपुट पे हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है। हमारे पास दो वेरिएबल थे n एंड w, तो मतलब क्या था कि इन दोनों की ही मिनिमम वैल्यूज पे हम देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो n की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, w की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। तो अगर तो मेरा n की वैल्यू 0 है, मतलब मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है बैग में डालने के लिए, तो बैग का वेट चाहे मेरा ये 50 है, मान लो बैग का वेट है, बट मेरा कोई एलिमेंट नहीं है बैग में डालने के लिए, तो क्या है कि फाइनल वैल्यू तो 0 ही रहेगी। तो बेस केस मेरी पहली क्या हो जाएगी, अगर मेरा n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो फाइनल आंसर है वो 0 आएगा, ठीक है। दूसरी बेस कंडीशन क्या है कि w, अगर वेट मेरा 0 है, चाहे एलिमेंट्स मेरे जितने मर्जी हो, ये अलग अलग आइटम्स हैं वेट, ठीक है, और क्या है कि मेरा वेट बैग का 0 है, तो जितना जो मर्जी कोई भी आइटम मैं इसमें नहीं डाल सकता, ठीक है। तो सिंपली क्या है कि इस केस में भी मेरा आंसर 0 आएगा। तो मतलब इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं कि मेरी बेस कंडीशन क्या होगी, अगर n मेरा 0 है या w मेरा 0 है, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न 0 कर दूंगा। तो ये मेरी होगी बेस कंडीशंस, ये मेरा हो गया रेकरेंस रिलेशन। एक गिवन प्रॉब्लम को वी हैव डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इन दोनों ये दो चीजें आ गई तो बाद में काफी आसान रह जाता है, बाद में जैसे मर्जी कर सकते हो। कोड तो मैंने वैसे सारा लिख ही दिया है, बेस कंडीशंस एज इट इज ही आएगी। उसके बाद अगर मैं इसको मेमोराइजेशन में भी कन्वर्ट कर देता हूँ, टेबुलेशन में भी, ठीक है। तो सबसे पहले मेमोराइजेशन का कोड लिखेंगे। सो हमें रिटर्न क्या करनी थी, इंटीजर वैल्यू, और ये फंक्शन हो गया। सबसे पहले हम बेस कंडीशंस लिखेंगे। तो बेस कंडीशंस आ गई मेरी, अगर n 0 के इक्वल है या वेट मेरा 0 के इक्वल है तो रिटर्न 0। वैसे ये मेरा सोल्यूशन हो गया, बट इसमें क्या है कि मैं मेमोराइजेशन नहीं लगा रहा, जिससे क्या होगी कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। मेमोराइजेशन इसमें क्यों लगेगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स रिपीट कर सकती हैं। मान लो कि ये चीज़ होती, ठीक है, तो क्या है कि फर्स्ट टाइम में क्या है कि ये वाला 2 इंक्लूड कर दिया, मतलब शुरू में एम्प्टी सेट था, मैंने ये वाला 2 इंक्लूड कर दिया, राइट साइड मैंने नहीं किया, फिर मैंने इसके लेफ्ट साइड दोबारा इंक्लूड कर दिया, राइट साइड नहीं किया, इसके लेफ्ट साइड मैंने फिर नेक्स्ट वाला जो 2 है वो इंक्लूड कर दिया, राइट साइड नहीं किया। तो क्या है कि इसके जो नीचे वाला ट्री है और इसके जो नीचे वाला ट्री है वो सारा सेम बनेगा, क्योंकि अभी देखो एक ही वेट यूज हुआ है, ठीक है, और इतनी आइटम्स पड़ी है n-2, इसमें भी तो क्या है कि वो सारा सेम रिपीट होगा। तो बार बार सेम सब प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करने का फायदा नहीं है, तो उसे हम स्टोर कर लेते हैं डीपी टेबल में। तो हमें एक डीपी टेबल चाहिए होगा, तो डीपी टेबल मेमोराइजेशन के लिए 2 वेरिएबल से, तो मतलब 2D डीपी टेबल बनेगा। n की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही थी, 0 से लेके n तक। n था हमारा इनिशियल वैल्यू, ठीक है, तो n मेरी वैल्यू वेरी कर रही है 0 से लेके n तक, और w मेरा वेरी कर रहा है 0 से लेके कैपिटल W तक, ठीक है। तो इनिशियली क्या किया, हम इसे -1 से फिल कर देंगे, -1 से फिल करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि अभी इस सब प्रॉब्लम की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई है।
तो हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर तो सब प्रॉब्लम्स पहले ही कैलकुलेटेड है तो मेरे को दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैं वहीं से रिटर्न कर दूंगा। नहीं तो क्या है कि मैं कैलकुलेट करके स्टोर करके फिर रिटर्न करूंगा। तो चेक कैसे मैं करूंगा कि इफ dp ऑफ n, w, जो n, w का सोल्यूशन है वो हम स्टोर करेंगे dp ऑफ n, w में। ठीक है, तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। इफ दैट इज नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब -1 का मतलब है कि नहीं कैलकुलेटेड हुई। तो अगर कैलकुलेटेड हो चुकी है इसका मतलब है कि नॉट इक्वल्स टू, अगर कैलकुलेटेड हो चुकी है तो मैं सीधा वही रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरा हो गया चेक कंडीशन। बट अगर मेरी मतलब पहले से वो वैल्यू कैलकुलेटेड नहीं है तो मैं वैल्यू तो कैलकुलेट करूंगा। मैंने ये सब प्रॉब्लम कैलकुलेट कर ली फॉर n, w। अब क्या है कि वो वैल्यू मैं पहले स्टोर कर लूंगा रिटर्न करने से पहले, ताकि दोबारा से मेरे को कैलकुलेट ना करनी पड़े। तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न करने से पहले वैल्यू स्टोर कर लूंगा। रिटर्न dp ऑफ n, w इक्वल्स टू, इधर भी वही चीज़ कर दूंगा, रिटर्न dp ऑफ n, w इक्वल्स टू। तो ये और ये इतना सा मेरा चेंज हुआ और क्या है कि ये मेमोराइजेशन वाला कोड बन गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी मेरी, ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि क्या है कि एट मैक्स हम कितनी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जितनी n स्क्वायर नहीं आएगी, ऑफ n, w। एट मैक्स क्या है कि मेरे को सारी की सारी सब प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ सकती हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो एल्स क्या है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल होती। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, जितनी मैक्सिमम हमें सब प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़े। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी इसकी, ऑफ n स्क्वायर ही, n, w, क्योंकि n रोज है, n+1 रोज है और w+1 कॉलम्स है, तो वो n, w आ जाएगी। अब इसको हम टेबुलेशन से भी कर सकते हैं। टेबुलेशन में क्या होगा, इसमें क्या हो रहा था कि जैसे इस पॉइंट पे था मैं, दैट डिनोट्स n, w। तो इसकी जो सब प्रॉब्लम थी, एक सब प्रॉब्लम थी n-1, w, n-1, w, मतलब एग्जैक्टली ऊपर। और कहाँ थी, n एंड w-, मतलब सेम रो में कुछ पीछे। मतलब क्या है कि मेरे को अगर ये सब प्रॉब्लम कैलकुलेट करनी है तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे मेरा आंसर है कि नहीं। अगर नहीं है तो मैं ये दो को पहले कैलकुलेट करूंगा, फिर ये आगे जाएंगे। जब इनका आंसर आएगा फिर दोनों को मिला के मैं इसका रिजल्ट फाइंड करूंगा। इसका उल्टा भी तो हम कर सकते हैं कि पहले ये दो को फाइंड कर ले, फिर क्या है कि उससे ये वाली आइटम बनाए। ठीक है, तो वही मेरा टेबुलेशन है। टेबुलेशन में क्या है कि मैं ऐसे फिल करूंगा कि मेरी सब प्रॉब्लम्स पहले कैलकुलेटेड हो जाएं, फिर उससे क्या है कि मैं फाइनल आंसर पे आ जाऊं। तो उसमें क्या है कि मेरे को पूरा टेबल फिल करना है, तो मैं 2 लूप लगाऊंगा। आई मेरी वेरी करेगी 0 से लेके n तक, और जे मेरी वेरी करेगी 0 से लेके w तक। और क्या है कि मैं हर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता जाऊंगा। अब क्या है कि सिर्फ चेंज का आएगा कि जहां मेरे को बेस केस होते, मतलब बेस कंडीशन है, बेस कंडीशन मेरे को इधर फिल करनी होती है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी रब कर देता हूं। तो मैंने मान लो कि डीपी टेबल क्रिएट कर दिया और -1 फिल भी कर दिया है और आई जे भी डिक्लेयर कर दिया है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू w, j प्लस प्लस। मैं क्या कि हर सब प्रॉब्लम को फाइंड कर रहा हूँ। तो बेस कंडीशन जो थी वो मैं इधर लिखूंगा ताकि बेस कंडीशंस मेरी पहले फिल हो सके। तो अगर मेरा n की जगह आ जाएगा i, क्योंकि n था मेरा फाइनल आंसर, बट क्या कि आई एम फाइंडिंग द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। मैं कोई भी इंटरमीडिएट रिजल्ट फाइंड कर रहा हूँ i, j। तो n ये था, तो i को आइटरेट कर रहे थे हम n वाली में, रो में। तो n की जगह मैं लिखूंगा i और w की जगह मैं लिखूंगा j। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, अगर i मेरा 0 के इक्वल है या j मेरा 0 के इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, dp ऑफ ij को 1 कर दिया। ठीक है, तो एल्स उसके बाद में क्या आएगी, इसी को चेंज कर रहा हूँ ना इन प्लेस ही में। तो एल्स क्या हो जाएगा मेरा कि इफ़ वेट की जगह आ जाएगा मेरा j माइनस वेट ऑफ
n की जगह आ जाएगा i। इफ़ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो मैं क्या करूँगा, इधर आ जाएगा डी पी ऑफ आई जे इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, इसमें क्या है कि फंक्शन को नहीं हम कॉल कर रहे हैं, डायरेक्टली डी पी टेबल से ही वैल्यू उठा रहे हैं। तो डी पी ऑफ एन की जगह आ जाएगा मेरा आई और डब्ल्यू की जगह आ जाएगा जे, एन की जगह आ जाएगा आई, एन की जगह आ जाएगा मेरा आई, एन की जगह आ जाएगा आई और डब्ल्यू की जगह आ जाएगा जे। इधर भी यही करेंगे, एन की जगह आ जाएगा मेरा, रिटर्न नहीं करनी, सीधा डी पी टेबल पे बनानी है अपने वैल्यूज़। तो इधर आ जाएगा आई, इधर आ जाएगा जे, इधर आ जाएगा डी पी, इधर आ जाएगा आई -1 और इधर आ जाएगा मेरा जे। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आएगी तो वो चेंज कर लेना। तो क्या है कि ऐसे करते करते क्या है कि वी आर सॉल्विंग एवरी सब प्रॉब्लम। तो जब सारी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, हमारा फाइनल आंसर तो ये था ना, जिसमें क्या है कि n मतलब n एलिमेंट्स और w मेरा वेट हो, तो वो मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न डी पी ऑफ एन डब्ल्यू। तो ये थी मेरी टैबुलेशन से। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम आएगी और एन डब्ल्यू और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम आएगी। बट इसमें एक बहुत फ़ायदा है कि हम जब टैबुलेशन से करते हैं ना, हम स्पेस को और रिड्यूस कर सकते हैं। मैं उसका कोड नहीं लिखूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर बताता हूँ कैसे। मैंने आपको बताया कि जैसे मेरी ये सब प्रॉब्लम थी टेबल फिल करते हुए एट एनी इंस्टेंट, तो इसको ये कहाँ से डिराइव होगी, एक ऊपरली सी, एक यहाँ पे थी, ठीक है। ये आई कोमा जे था, आई कोमा जे डिपेंड्स अपॉन आई एंड जे माइनस समथिंग, मतलब ये आई था ये जे था मान लो। तो आई कोमा जे डिपेंड्स अपॉन आई कोमा जे माइनस, मतलब रो तो सेम है बट कॉलम पिछली कोई। एंड दूसरी सब प्रॉब्लम थी आई -1 जे, आई -1 जे, तो ये वाली। तो इस सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन दोनों से निकल रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि मेरी ये एक ही रो थी, तो मेरे को ये सब प्रॉब्लम फाइंड करनी होती। तो इसका मतलब क्या था कि ऑन अपनी ही जगह पे, मतलब मैं क्या है कि 2D ग्रिड की जगह अगर मैं 1D एरे ले लूं, तो मैं ऐसे ऐसे फिल कर रहा था ना, तो इस पॉइंट पे क्या था, मेरा ऊपरली और लेफ्ट वाली पे वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था। तो अब क्या है कि जब मैं एक ही लूंगा, तो मैं क्या है कि इसी को ही बार बार अपडेट करता रहूंगा। तो मैंने एक बार अपडेट किया, जब दूसरी बार मैं इसी को अपडेट कर रहा हूं, तो इधर कहीं अपडेटेड वैल्यू ही होगी, ठीक है। और क्या है कि ऊपरली वैल्यू मैं एज इट इज ही इधर रख दूंगा, कि जैसे मेरा 1 2 3 4 5 था, तो 5 वाली वैल्यू डिपेंड कर रही है, ऊपर 3 था कुछ और इधर 3, मतलब इन दोनों वैल्यूज पे डिपेंड कर रही थी। मतलब इस फॉर्म में देखें तो अगर मेरा इस पार्ट का जो आंसर है, अभी इसका आंसर नहीं निकला, दैट डिपेंड्स अपॉन दीज टू थिंग्स। तो ऊपर मान लो कुछ भी होता 3 1 2 4, अगर मैं इसको एक ही रो में लिखता तो मेरा ऊपर आंसर आता ये, बट दोबारा जब मैं इसे आइटरेट कर रहा होता तो ये चेंज हो गया होता मेरा 1 पे, ये चेंज हो गया होता 2 पे, ये चेंज हो गया होता 3 पे, ये चेंज हो गया होता 4 पे। तो अब क्या है कि जब मैं इस पार्ट को कैलकुलेट करूंगा अब, तो मेरे को ये दो चीज़ें चाहिए थी, तो ये चीज़ कहाँ मिलेगी, एक तो खुद पे ही, खुद की पोजीशन पे, और क्या था एक जो ये वाली पोजीशन थी। तो मतलब उस केस में मैं क्या कह सकता हूँ कि डी पी ऑफ आई कोमा जे नहीं लिखूंगा मैं, डी पी ऑफ सिर्फ जे आएगा, क्योंकि आई रिप्रेजेंट रो, तो रो तो मेरी हट गई। तो उस केस में मेरा क्या आएगा, डी पी ऑफ जो जे है दैट विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ डी पी ऑफ जे माइनस वेट ऑफ आई -1 नहीं है, तो जे माइनस वेट ऑफ, हाँ आई -1 आएगा। आई -1 एक जस्ट एक लूप है, ठीक है, तो लूप तो लगेगी, तो दैट डिनोट्स की ith एलिमेंट, बट क्या है कि ये डी पी ऑफ जे ही आएगी, प्लस वैल्यू ऑफ आई -1 और द वैल्यू ऑफ डी पी ऑफ जे इटसेल्फ। तो 1D में अगर कन्वर्ट करना है तो मेरी ये बन जाएगी। तो इस केस में क्या है कि मेरी जो स्पेस है, स्पेस मेरी कितनी आएगी, सिर्फ ऑफ W आएगी, क्योंकि मेरे को सिर्फ W वाली चीज़ चाहिए।
सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।